तो कंपनीज आ रही हैं, लेकिन जिस तरह आप बात करें इंटरनेशनल, उस तरह की बहुत बड़ी कंपनीज पाकिस्तान में सच नहीं है। अलीबाबा जैसे काम करता है वो लोग भी आपको ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, बट लोकल कंपनीज नहीं है। जो ट्रेड एनालिटिक्स इसमें बात कर रहा हूँ वो लोकल कंपनी है, यस। उन्होंने बड़ा अच्छा एक प्लेटफॉर्म डेवलप किया, मैं आपसे उनकी वो शेयर भी करूंगा, उनकी वेबसाइट भी। तो आप उनके प्लान्स देख लीजिएगा, वो आपको डैशबोर्ड प्रोवाइड कर देते हैं, आप खुद भी एनालिसिस कर सकते हैं, आप उनके कंसल्टेंट के थ्रू भी एनालिसिस करवा के बिजनेस प्लान बना सकते हैं। अच्छा, सेल्स कॉन्ट्रैक्ट जब इंपोर्टर को मिल जाता है, अब हम थोड़ा अगर इंपोर्ट की बात करें, फर्ज करें इंपोर्टर को सेल्स कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है, तो यहाँ से फिर पीएसडब्ल्यू की जरूरत पड़ती है। अगर हम वीबॉक की बात करें तो आई फॉर्म इस स्टेज पे हमें चाहिए होता था। इंपोर्टर को सेल्स कॉन्ट्रैक्ट मिलने के बाद आई फॉर्म रिक्वायर्ड होता था ताकि वो अपनी एलसी ओपन करवा सके, या अगर उसने बैंक कॉन्ट्रैक्ट पे जाना है तो बैंक कॉन्ट्रैक्ट बैंक से ले सके, अगर उसने एडवांस रेमिटेंस भेजनी है तो एडवांस रेमिटेंस करवा सके। तो फर्स्ट स्टेप जो था वो आई फॉर्म की रिक्वायरमेंट थी। इस रिक्वायरमेंट को पाकिस्तान सिंगल विंडो में एलिमिनेट कर दिया गया है। अब इसकी जगह जो चीज़ हमें रिक्वायर्ड होती है वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पीएसडब्ल्यू में वीबॉक में आईफॉर्म का ऑल्टरनेट है, लेकिन फर्क ये आया है कि आईफॉर्म की रिक्वेस्ट इंपोर्टर की तरफ से आ रही होती थी। यानी इंपोर्टर रिक्वेस्ट करता था कमर्शियल बैंक को, और कमर्शियल बैंक फिर उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करके स्टेट बैंक को रिपोर्ट करता था। लेकिन अब ये थोड़ा सा चेंज हो गया है। अब इंपोर्टर बैंक से अपनी एलसी या पेमेंट की रिक्वेस्ट करता है, और उस रिक्वेस्ट के साथ बैंक उसको फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट खुद से इशू करता है। तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की रिक्वेस्ट इंपोर्टर को मैनुअली फाइल नहीं करनी पड़ती। ये एक्चुअली बैंक का रोल बन गया कि बैंक ने इंपोर्टर को फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इशू करना है और उसकी बेस पर वो जीडी फाइल करेगा। अभी मैं कुछ चीजें इसमें डीपली नहीं बता रहा, वो हम जब फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के टॉपिक पे आएंगे तो फिर इंशाल्लाह बताऊंगा। तो कॉन्ट्रैक्ट के बाद इंपोर्टर जो है वो उसको आई फॉर्म की रिक्वायरमेंट होती है। इसी तरह अगर एक्सपोर्टर की हम बात करें तो एक्सपोर्टर को ई फॉर्म रिक्वायर्ड होता था उस टाइम पर जब उसके अकाउंट में एडवांस रेमिटेंस आती थी, या उसको एलसी रिसीव हुई है और अब उसने एक्सपोर्ट की जीडी फाइल करनी है। ठीक है। तो ये वो स्टेज है जिसके बाद आपको पीएसडब्ल्यू यूज करना पड़ रहा है। एचएस कोड का तो आप लोगों को आइडिया होगा। रेस योर हैंड्स अगर आपको बिल्कुल मुकम्मल एचएस कोड का आइडिया है तो। ठीक है, ओके फाइन। इनको टर्म्स का भी आप लोगों को आई होप आइडिया होगा, और ये वो पेमेंट मेथड्स हैं जो कि हमारे पीएसडब्ल्यू में इंटीग्रेट हुए हुए हैं, जिनके थ्रू हम काम कर सकते हैं। अभी फिलहाल हम पॉलिसी की बात नहीं करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान स्टेट बैंक की तरफ से कुछ पॉलिसीज हैं, कहीं पे इंपोर्टर्स को एडवांस पेमेंट अलाउ नहीं हो रही, कहीं पे उनको ओपन अकाउंट अलाउ नहीं है। तो उस पॉलिसी की बात नहीं करेंगे, लेकिन बाय डिफॉल्ट पाकिस्तान से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट इन पेमेंट मेथड्स पे हो रही है, जिसमें एडवांस और ओपन अकाउंट है। ये दोनों रिस्की पेमेंट मेथड्स हैं, और इंपोर्टर और एक्सपोर्टर के लिए। और डॉक्यूमेंट्री कलेक्शन, जिसको हम बैंक कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं, कलेक्शन भी कहते हैं, कैड भी कहते हैं, डीपी भी कहते हैं। तो इसकी दोनों टाइप्स हैं, साइट भी और डीएबी। और इसी तरह एलसी है द मोस्ट कॉमन पेमेंट मेथड। अगर क्रेडिट की बात की जाए तो क्रेडिट में सबसे कॉमनली यूज होने वाला मेथड जो है वो एलसी है। इसकी भी दोनों टाइप्स हैं वो आपकी पीएसडब्ल्यू के थ्रू मौजूद हैं। अच्छा, उसके बाद आगे स्विफ्ट की बात हो रही है। फर्स्ट करें अगर एलसी और टीटी की बात की जाए, तो एलसी और टीटी चूंकि ये ऐसी ट्रांजैक्शंस हैं जो स्विफ्ट के थ्रू प्रोसेस होती हैं, तो इंपोर्टर और एक्सपोर्टर को ये स्विफ्ट शेयर किया जाता है। तो इंपोर्टर को इंपोर्ट की पेमेंट भेजने से पहले फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट चाहिए होता है। ठीक है। अब होता ये था कि जब हम आईफॉर्म की रिक्वेस्ट करते थे बैंक से, तो हर आईफॉर्म के बदले में, हर आईफॉर्म के पीछे बैंक हमारी क्रेडिट वर्दीनेस को भी देख रहा होता था, हमारे एचएस कोड्स को भी चेक कर रहा होता था कि वो नेगेटिव लिस्ट में फॉल तो नहीं कर रहे। और बाकी यानी केवाईसी, नो योर कस्टमर, वो ड्यू डिलिजेंस, वो सारा प्रोसेस होता था। सम टाइम हमें क्विकली आईफॉर्म इशू हो जाता था, सम टाइम बैंक की तरफ से इशूज आना शुरू हो जाते थे। ट्रेड फैसिलिटेशन का चूंकि बेसिक एजेंडा ये है कि तमाम ट्रेडर्स को फैसिलिटेट किया जाए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आए। तो सबसे पहला काम ये किया गया कि इंपोर्टर को आईफॉर्म की ना तो रिक्वेस्ट करनी पड़ रही है, ना उसको किसी किस्म का डिले आ रहा है, बिकॉज हर कस्टमर को रजिस्ट्रेशन और सब्सक्रिप्शन के टाइम पे बैंक एक ही दफा उसकी ड्यू डिलिजेंस हो रही है, उसकी क्रेडिट वर्दीनेस चेक हो रही है, उसकी तमाम हिस्ट्री चेक हो रही है, और उसकी समझ लें कि बैंकिंग टर्म में उसको केवाईसी या नो योर कस्टमर कहते हैं, वो सारी एक्टिविटी एक ही दफा परफॉर्म हो रही है। अगर किसी ट्रेडर को बैंक ने अलाउ कर दिया है कि ये पार्टी अपनी इंपोर्ट से एडवांस पेमेंट पे कर सकती है, तो हर ट्रांजेक्शन पे ये चीज़ इवेल्युएट नहीं हो रही होगी। ये आपको बाय डिफॉल्ट बैंक ने अलाउ कर दिया कि आप एडवांस पेमेंट पे काम करते हैं, तो आपकी हर एडवांस रेमिटेंस पे आपको फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बगैर किसी रुकावट के इशू हो जाता है।
इसी तरह आप एक्सपोर्टर हैं और आपने बैंक के साथ एफिलिएशन कर ली है, ऑन द बेसिस ऑफ एडवांस पेमेंट आप बैंक को बता रहे हैं कि हम अपनी एक्सपोर्ट्स एडवांस पेमेंट पे कर रहे हैं, तो जब भी आपकी एडवांस रेमिटेंस आपके अकाउंट में आती है तो बैंक आपको फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इशू कर देता है। प्रॉब्लम या देर वहां पे आती है जब आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने में टाइम लगाते हैं। अगर आप बैंक को बता रहे हैं, परफॉर्मा इनवाइस प्रेजेंट कर रहे हैं कि ये परफॉर्मा इनवाइस है, ये एडवांस पेमेंट वाउचर है और इसके बदले में हमारी ये रेमिटेंस आई है, तो बैंक आपको फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इशू कर देता है। ये एलसी इशुएंस का प्रोसेस है, इसको मैं स्किप कर देता हूँ। जाहिर है इंपोर्टर और एक्सपोर्टर की बात हो रही है, तो इंपोर्टर ने अगर एडवांस पेमेंट भेजती है या एलसी ओपन करवा दी है तो देन एक्सपोर्टर का रोल स्टार्ट हो जाता है, और एक्सपोर्टर इस स्टेज पर अपनी प्रोडक्ट रेडी करके एक्सपोर्ट के लिए ई फॉर्म रिक्वेस्ट करता है बैंक से। तो चूंकि ये पीएसडब्ल्यू की हम बात करें तो अब ई फॉर्म रिक्वेस्ट नहीं होगा, बल्कि इसके बदले में बैंक ने आपको फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इशू किया होता है। अच्छा, बाय द वे, ये आई फॉर्म ई फॉर्म है क्या, या ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एक्चुअली क्या है? आइडिया है किसी को? जी जी। जी, ऐसी है। बिल्कुल सही बात है। लेकिन इसकी जरूरत इसलिए पेश आती है कि हमारी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पॉलिसी ये कहती है कि तीन चीजें फ्लो करती हैं, गुड्स और सर्विसेज, इसके साथ आपकी डॉक्यूमेंटेशन फ्लो करती है फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर, और तीसरे नंबर पे आपका कैश यानी आपकी पेमेंट जो है ये फ्लो करती है। तो पाकिस्तान कस्टम्स जो है, इसका काम है रेगुलेट करना इन दो कामों को, इन दो चीजों को। ठीक है, और जो तीसरी पेमेंट है, क्योंकि पेमेंट हर ट्रांजेक्शन में इन्वॉल्व होती है, जिसकी लिमिट जो है वो 100 kg वेट की है और $500 इनवॉइस की लिमिट है। ठीक है, हर वो ट्रांजैक्शन जिसकी जो लिमिट $500 से एक्सीड कर जाती है वो कमर्शियल ट्रांजैक्शन बन जाती है। और कमर्शियल ट्रांजैक्शन का मतलब ये होता है कि अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उसके बदले में आपको अकाउंट में पैसे आए, फॉरेन करेंसी आए, और अगर आप इंपोर्ट कर रहे हैं तो जो चीज आपने इंपोर्ट की उसके बदले में आप इनवॉइस के अगेंस्ट पैसे बाहर भेजें, रेमिटेंस बाहर भेजें। तो हर कमर्शियल ट्रांजैक्शन ये तीन चीजें अपने साथ लाती है। तो कैश और पेमेंट की ट्रांजैक्शन चूंकि बैंक से हो रही है, तो कस्टम और बैंक के बीच इस चीज को मेक श्योर करने के लिए कि पार्टी ने इन गुड्स की जो कि इंपोर्ट हुई है या एक्सपोर्ट होने जा रही है, इसकी पेमेंट रिसीव कर ली है या पेमेंट भेज दी है, इस चीज की वेरिफिकेशन ऑनलाइन तरीके से जो हो रही है उसका नाम आई फॉर्म या ई फॉर्म है। इंपोर्ट के लिए जैसे सर ने बताया वो आई फॉर्म है, और एक्सपोर्ट के लिए ई फॉर्म है। इस आई फॉर्म और ई फॉर्म की इश्युएंस में 2 से 3 दिन एवरेज वेस्ट होते थे। आप एक रिक्वेस्ट करते थे, डॉक्यूमेंटेशन जाती थी, बैंक आपको आई फॉर्म इशू करता है या ई फॉर्म इशू होता है, तो 2 से 3 एग्जैक्टली वो 5 डेज में चला जाता है अगर इस बीच में हॉलीडेज आ गई हैं। और फिर ऐसा भी है कि आपकी आपका अगर अकाउंट जो है वो किसी नॉन ट्रेडिंग ब्रांच के अंदर है, तो वो आप अपने डॉक्यूमेंट्स या अपनी रिक्वेस्ट है वो अपनी ब्रांच में प्रेजेंट करते हैं, ब्रांच फिर आगे उसको सेंट्रल ट्रेडिंग ब्रांच में भेजती है और सीटीबी से फिर वो प्रोसेस होकर आपके पास रिक्वेस्ट आती है। तो एवरेज 3 दिन बताए जा रहे हैं, एट मैक्स 5-7 डेज भी लगते रहे हैं। तो वो जो टाइम वेस्ट हो रहा है उसमें आपके रिसोर्सेज, आपका जो मनी या कैश है वो भी जाया हो रहा है, और आपकी अगर फर्ज करें किसी की $1 लाख पेमेंट आई पड़ी है, तो वो उसको कहीं यूटिलाइज नहीं कर पा रहा, उसकी प्रोडक्शन, उसकी सप्लाई चेन रुकी हुई है, सिर्फ इस वजह से कि बैंक अलाउ नहीं कर रहा, बैंक को पता नहीं है कि ये ट्रांजेक्शन किस चीज की है। तो इस चीज को ट्रेड फैसिलिटेशन में खत्म करने के लिए फिर ये जो रिक्वायरमेंट थी आई फॉर्म और ई फॉर्म की, ये खत्म कर दी गई। आपको बैंक एक ही दफा बाय डिफॉल्ट अलाउ कर देता है कि आप एडवांस मंगवा सकते हैं, आप एलसी खोल सकते हैं, आप ओपन अकाउंट पे काम कर सकते हैं। अगर ये अलाउ हो गया है तो फिर उसके बाद आपका ये जो 2 to 3 डेज का एवरेज टाइम था ये सेव हो रहा है, और जाहिर है इसके पीछे बहुत सारे रिसोर्सेज भी सेव हो रहे हैं। अच्छा, ये रिक्वायरमेंट मैं बता रहा था कस्टम में होती है। कस्टम में आप डिक्लेयर करते हैं गुड्स डिक्लेरेशन फाइल करके, तो ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट या जो कैश की या पेमेंट की इंफॉर्मेशन है जीडी में लाजमी चीज है, इसके बगैर जीडी प्रोसेस नहीं होती। जीडी को कंप्लीट करने वाली जो चीज है वो पेमेंट की इंफॉर्मेशन है, और पेमेंट की इंफॉर्मेशन लेना देना बैंक का काम है। तो ये इंटीग्रेशन ऑनलाइन हो चुकी हुई है, वीबॉक पर भी और पीएसडब्ल्यू पर भी। उसके बाद सारे कस्टम क्लियरेंस का प्रोसेस है, जीडी फाइलिंग का जितना भी काम है वो सारा इस पीएसडब्ल्यू के थ्रू हो रहा है। लेकिन चेंज कहाँ पे आया? जीडी तो वीबॉक पे भी फाइल हो रही थी और इसमें भी कोई इशू नहीं आ रहा था। पीएसडब्ल्यू में जीडी फाइल करने का या उसमें क्या नई चीज आई है, एनीवन नोस? वीबॉक में जीडी फाइल करने और पाकिस्तान सिंगल विंडो में जीडी फाइल करने में डिफरेंस कहाँ पे आया है? कोई आइडिया, कोई हिंट? एक वो चेंज आ गया फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का,
इसके अलावा सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू ये है, जैसे सर ने कोट किया 49 डिपार्टमेंट्स, गेजेट ऑफ पाकिस्तान में आपको वो इसकी वो स्क्रीनशॉट्स भी मैंने स्लाइड में अटैच किए हुए हैं। 74 डिपार्टमेंट्स हैं पाकिस्तान के अंदर जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ट्रेड को रेगुलेट करते हैं या अपना रोल प्ले करते हैं। जैसे प्लांट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट है, एनिमल क्वारंटाइन डिपार्टमेंट है, हेल्थ डिपार्टमेंट है, पीसीएसआईआर है, पीएसक्यूसीए है, फूड अथॉरिटीज एंड सो ऑन, प्रोविंशियल डिपार्टमेंट्स भी और फेडरल गवर्नमेंट के भी। ये वो 74 डिपार्टमेंट्स हैं जिनसे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एक ट्रेडर को, एक एक्सपोर्टर को, एक इंपोर्टर को कंसर्न रहता है अपनी फाइलिंग के लिए, अपनी इंफॉर्मेशन के लिए। किसी एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जाना हो तो हमें मुश्किल लग रही होती है, अजाब लग रहा होता है, उसके क्लर्क के पास है, फाइल कैसे मूव करें, असिस्टेंट डायरेक्टर, डायरेक्टर, और पूरी एक हायरार्की इन्वॉल्व होती है, फिर जाके हमारी फाइल अप्रूव होती है। और उतनी टाइम तक आपका कस्टमर कहाँ वेट करेगा आपके एक्सपोर्ट ऑर्डर को प्रोसेस करने के लिए? या वो पोर्ट पे चीज़ पड़ी है तो आपको डैमरेज पड़ रहा है, ठीक है, कंटेनर में पड़ा है तो डिटेंशन भी पड़ रही है, एंड सो ऑन। इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए जितने भी ये डिपार्टमेंट्स हैं इनको ऑनलाइन किया जा रहा है पाकिस्तान सिंगल विंडो पर। और एक्सपोर्टर को जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट है किसी डिपार्टमेंट को इन्फॉर्मेशन देने में, वो इन्फॉर्मेशन उसको हर दफ़ा फिजिकल या टेंजिबल डॉक्यूमेंट्स की शक्ल में देने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि वो ऑनलाइन ही फाइल करेगा। तो वो जो फ़र्क है वीबॉक में और पीएसडब्ल्यू में, वीबॉक में ये था कि आप जीडी फाइल करते हैं कस्टम के लिए, आप फिर चले जाते हैं एनिमल डिपार्टमेंट के पास, उनसे आप एनओसी ले रहे होते हैं कि जी मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, तो मेरा जो ये प्रोडक्ट है ये फ्री फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ डिजीजेज एंड सो ऑन, जो भी आपको रिक्वायरमेंट्स होती हैं। अब ये आपको ऑनलाइन ही, यानी आप पाकिस्तान सिंगल विंडो में जब जीडी फाइल करने का प्रोसेस कर रहे होंगे उस टाइम पर आपसे वो मैक्सिमम इंफॉर्मेशन सिस्टम ले लेगा, जो इंफॉर्मेशन किसी भी डिपार्टमेंट को चाहिए होगी या हो सकती है। ठीक है, अब आपकी उस जीडी में एनिमल डिपार्टमेंट या प्लांट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट इन्वॉल्व है या पीएसक्यूसी इन्वॉल्व है, तो आपने दो जीडियां या दो इन्फॉर्मेशन फाइल नहीं करनी। वो सिंगल एंट्री पॉइंट है, सिंगल डेक्लेरेशन है, आप जो डेक्लेरेशन कस्टम्स को दे रहे हैं उसी डेक्लेरेशन को वो फॉरवर्ड सिस्टम फॉरवर्ड कर रहा है उस डिपार्टमेंट के पास जिस डिपार्टमेंट से आपको एनओसी या परमिट रिक्वायर्ड है। ठीक है, अब ये काम दो तरीकों से हो रहा है। या आप जीडी फाइल करने के टाइम पे वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं उस डिपार्टमेंट को, और अगर आपको नहीं पता था कि जीडी टाइम फाइल करने के टाइम पे आपको कोई रिक्वायरमेंट है, तो जीडी फाइल करने के बाद भी आप अलग से लाइसेंस के लिए डेटा एंटर कर सकते हैं। लेकिन अभी चूंकि सारे डिपार्टमेंट ऑनलाइन नहीं हुए, तो कुछ डिपार्टमेंट्स को आपको फिजिकली पर्सनली उसी तरीके से करना पड़ रहा है जिस तरीके से पहले करना पड़ रहा था। 5 डिपार्टमेंट्स ऑनलाइन हुए हैं, वो मैं आपको पीएसडब्ल्यू लॉग इन करके बता दूंगा। तो सिंगल डिक्लेरेशन एक ऐसी विंडो है जिसमें आप अगर अपना एक दफा डाटा पुट करते हैं तो वो डाटा आगे डिसमिनेट हो रहा है टू 74 डिपार्टमेंट्स। उससे आपका टाइम, आपकी कॉस्ट सेव हुई है। करप्शन और जो ब्लैकमेलिंग है वो सारी उसमें एंड हो रही है, क्योंकि आपने जो डाटा प्रोवाइड किया वो कस्टम और बाकी सिस्टम के साथ अलाइन है, इंटीग्रेट है। और अगली बात, जो सिस्टम पीएसडब्ल्यू पे ऑनलाइन आ रहे हैं उनके अपने सर्टन एसओपीज हैं। कुछ डिपार्टमेंट्स आपको 24 आवर्स में, कुछ 74 आवर्स में, कुछ 48 आवर्स में, एक डिफाइंड टाइमलाइन के अंदर आपको एनओसी इशू करने के पाबंद हैं। और अगर कोई डिपार्टमेंट उससे डिले करता है तो ज़ाहिर है उसकी उसकी अपनी इंक्वायरीज और उसके अपने सारे प्रोसेस हैं। लेकिन एक्सपोर्टर को पता है कि मैं अगर आज जीडी फाइल कर रहा हूँ तो नेक्स्ट 24 आवर्स में मुझे एनओसी मिल जाएगा। ठीक है, एक प्रॉब्लम, एक इशू ये रिजॉल्व हुआ। सेकंड इशू जो रिजॉल्व हुआ है वो ये है कि आप जब जीडी फाइल करते हैं और आपकी कंसाइनमेंट की एग्जामिनेशन चल रही होती है, तो आपको कॉल आ जाती है जी आपकी एग्जामिनेशन जो है वो मार्क हुई है और कंटेनर ओपन हो रहा है। कंटेनर ओपन हुआ, एग्जामिनर ने उसको चेक किया और दोबारा कंटेनर क्लोज करके उसको अलाउ कर दिया लोडिंग के लिए। लेकिन बाद में पता चला जी अब दोबारा एग्जामिनेशन मार्क हुई है टू एएनएफ, या अब एग्जामिनेशन मार्क होगी है एनिमल डिपार्टमेंट की या प्लांट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट की। तो एक कंटेनर एक से जायद बार खुल रहा होता था, और जब भी कंटेनर खुलता है टाइम भी वेस्ट होता है, और इस चीज की भी प्रॉब्लम होती है कि वेसल निकल जाएगा और नेक्स्ट वेसल जो है पता नहीं कब अराइव हो और फिर हमारा कंटेनर लिफ्ट हो। और दूसरा, जितनी बार कंटेनर खोला जाएगा, जितनी बार उसकी हैंडलिंग होगी, उतनी दफा कार्गो डैमेज होगा, पैकिंग डैमेज होगी और कॉस्ट इनकर होगी। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के टीएफए में ये क्लॉज भी शामिल है कि जब आप किसी का कंपनी का, किसी कमर्शियल एक्सपोर्टर का, इंपोर्टर का कंटेनर ओपन करते हैं, तो उस टाइम पर तमाम वो डिपार्टमेंट्स मौजूद हों जिनको उस कंटेनर को एग्जामिन करने की रिक्वायरमेंट हो सकती है, जिसमें एनएफ भी शामिल है, एनिमल, वो जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वो शामिल हैं। तो एग्जामिनेशन जब भी मार्क होगी, कंटेनर जब भी खुलेगा, वो एक सेट टाइम पर होगा, और उस टाइम पर वो तमाम डिपार्टमेंट्स या उनके इंस्पेक्टर्स या उनके एग्जामिनर्स मौजूद होंगे जिनको रिक्वायर, यानी एक से ज्यादा बार कंटेनर नहीं खुल सकता। ये ग्रिड सर। जी जी। हम्म। वहाँ पे भी एग्जामिनेशन होती है।
ठीक है, आप कह लें उसमें बैड इंटेंशंस भी थी सर। जी जी। जी जी। जी। एक्साइज वाले हैं, यस। मोस्टली क्योंकि यही कॉमन नहीं है। अभी चूंकि मैं हमारे पास ये अभी प्रैक्टिकली हो नहीं रहा तो इसी को एग्जांपल नहीं है, लेकिन जहां पर होता है उसमें होता ही है कि ये सिस्टम सारे इंटीग्रेटेड है। जब भी आपकी जीटी मार्क होगी, मार्क फॉर एग्जामिनेशन, तो आगे मेंशन होगा बाय कस्टम। ठीक है, और कस्टम में फिर आगे वो इंटीमेशन जाएगी एएनएफ को भी और उन तमाम डिपार्टमेंट्स को जहां पर जरूरत हो सकती है। या वो 74 या 74 को एक्चुअली इंटीमेशन नहीं जा रही होगी। देखिए, जब आप जीडी फाइल करते हैं, आप अपना एचएस कोड सेलेक्ट करते हैं ना, तो एचएस कोड बता देता है कि कौन कौन सा डिपार्टमेंट इन्वॉल्व है। उस डिपार्टमेंट को इंटीमेशन चली जाएगी और वो उनकी सवाबदीद है कि उनका एग्जामिनर आए या ना आए। ठीक है, लेकिन अगर एक दफा एग्जामिनेशन होगी और वो क्लियर हो जाएगा तो उसके बाद फिर उसको नहीं खोला जाएगा। जी। हम्म। यस, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ऐसे ही है। देखिए, ये वो सिनेरियो है जो टीएफए और हमारा जो एक्ट है ना, नेशनल पाकिस्तान सिंगल विंडो एक्ट, ये वो बता रहा है। लेकिन इम्प्लीमेंटेशन चूंकि अभी प्रोसेस में है, तो वी कैन नॉट से कि एक्चुअली ये क्या करेंगे उसके साथ, बट ये हमारी रिक्वायरमेंट है और इस रिक्वायरमेंट को हमें मीट करना पड़ेगा टीएफए में रहने के लिए, उस एग्रीमेंट के को कंप्लाई करने के लिए। एग्जैक्टली exactly. हाँ। अच्छा, इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल पाकिस्तान में मौजूद है। हमारे जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बने हैं, जब भी किसी कंट्री में स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनता है या एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन बनता है, वो भी डब्ल्यूटीओ के जो पॉलिसीज हैं उसके मुताबिक बनता है। तो वहां से सिंगल विंडो का कॉन्सेप्ट आया। आप चले जाए ना एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन अथॉरिटी, ईपीजीए। तो ईपीजीए के अंदर सिंगल विंडो है। आपको बिजनेस रजिस्टर करवाना है, आपको सेल्स टैक्स करवाना है, आपको जितनी भी एक्टिविटीज करनी है वो एक ही प्लेटफॉर्म में अंडर वन रूफ, वो सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है। जी बिल्कुल। आपको पता है ड्रैप जो है वो वीबॉक में पार्शली इंटीग्रेट हुआ हुआ था। पार्शली इंटीग्रेशन उसकी वीबॉक पे हो चुकी थी। सो ड्रैप उन चंद डिपार्टमेंट्स में टॉप लिस्ट में शामिल है जो कि पीएसडब्ल्यू में एनरोल होने जा रहे हैं। तो आपकी बात ठीक है, जितने भी फॉर्म 5 है या उसका जो सर्टिफिकेट मिलता है इम्पोर्ट का, इम्पोर्ट परमिट, ऑनलाइन इशू।
फिजिकली जाने की जरूरत नहीं। जो भी उनकी पेमेंट है उसका वाउचर आपको ऑनलाइन मिलेगा, आप ऑनलाइन पेमेंट करेंगे और ऑनलाइन ही आपको इशू होगा। असल में तो वो एनओसी हमने कस्टम पे दिखाना होता था, तो वो ऑनलाइन इशू करके जीडी के साथ अटैच होगा, इंटीग्रेट होगा, और वो कस्टम ऑफिसर को नजर आ रहा होगा असेसमेंट के टाइम पे, तो वो क्लियर हो जाएगी कंसाइनमेंट। एक्सपोर्ट की रिक्वायरमेंट। एग्जैक्टली। तो उस कंसर्न में आपको ये फायदा होगा पीएसडब्ल्यू में कि कोई इंडिविजुअल या रिप्रेजेंट करने वाला उस ऑर्गेनाइजेशन को आपको ये नहीं कह सकता कि अलाउ है या नहीं है, अपनी वजह से, काम करने की वजह से या करप्शन की वजह से। आपको सिस्टम बता रहा होगा इस पे रिक्वायरमेंट है या नहीं है। तो एक तो फायदा ये होगा कि ट्रांसपेरेंसी आ गई, जो रिक्वायरमेंट है वो एक्चुअली आपको सिस्टम बताएगा, जो नहीं है वो नहीं है, तो वो क्लैरिटी आ जाएगी पॉलिसी की। ये फायदा होगा सर। ठीक है। तो उसका एनओसी भी ऑनलाइन मिल जाएगा आपको। यस। ये डिजिटल है। वो अभी तो मैनुअली चल रहा है अभी, क्योंकि जी एग्जैक्टली exactly, आपका जो डाटा है जीडी फाइलिंग के टाइम पे यानी सिंगल डिक्लेरेशन के टाइम पे वो ड्रैप के पास जाएगा। ड्रैप का जो इंटरफेस होगा या जो सिस्टम होगा वो प्रॉम्प्ट करेगा कि आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स मीट करनी है। तो उसमें जो फिजिकल डॉक्यूमेंट्स हैं वो स्कैन करके अटैच करेंगे, जो ऑनलाइन है वो आप ऑनलाइन फीड कर देंगे, तो वो आपको ऑनलाइन ही एनओसी इशू हो जाएगा। आइडियली आपको विजिट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्लांट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट का ये प्रोसेस हो रहा है, एनिमल क्वारंटाइन डिपार्टमेंट का पार्शली हो रहा है। इसी तरह आपकी सीड एनलिस्टमेंट है, जो सीड इंपोर्ट करते हैं ना, वो सीड को एनलिस्ट करवाते हैं, मिनिस्ट्री है उसकी पूरी है, वो सारा प्रोसेस ऑनलाइन हो रहा है, उसकी एनलिस्टमेंट ऑनलाइन हो रही है। तो यस, कहीं पे चीज़ें ऑनलाइन हो गई हैं, वहाँ पे ये प्रोसेस चल रहे हैं। एक्सपोर्ट शिपिंग डॉक्यूमेंट्स मैंने जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग इसमें अटैच किए थे। आई थिंक इसको हम स्किप करके अपने टॉपिक पे आते हैं। ठीक है। हम पाकिस्तान सिंगल विंडो की बात कर रहे हैं, तो वीबॉक को डिस्कस करना ज़रूरी है। वीबॉक की शायद आप लोगों ने ट्रेनिंग्स ली भी हों, जो कि पाकिस्तान कस्टम्स खुद भी प्रोवाइड करता था। तो उस टाइम पर जो स्लाइड्स हमें दिखाई जाती थी, ये उन स्लाइड्स में से एक स्लाइड मैंने इसमें अटैच की है। आप इसमें देख सकते हैं रेड कलर में लिखा हुआ है वीबॉक के नीचे नेशनल सिंगल विंडो। पाकिस्तान ने ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट जब साइन किया तो हमारा वीबॉक 2013 में बनना स्टार्ट हुआ था और 16 में लॉन्च हो गया था। हमने वीबॉक को इस तर्ज पे बनाना शुरू किया था कि ये ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट की क्लॉजेस के मुताबिक और यही हमारी नेशनल सिंगल विंडो हो। लेकिन इस नेशनल सिंगल विंडो में एयरलाइंस, ट्रांसपोर्टर, पेमेंट के सारे मैकेनिज्म, कस्टम एजेंट, आपके रेगुलेटरी अथॉरिटीज, ये सारी इस नेशनल सिंगल विंडो में आनी थी। लेकिन इसका एक प्रॉब्लम है कि वीबॉक जो है वो ईडीआई के थ्रू काम नहीं करता, यानी कि इसकी जो इंफॉर्मेशन शेयरिंग है या डेटा शेयरिंग है उसमें लैप्स हैं, और उसकी उसके टाइम में डिफरेंस है। ये रियल टाइम डेटा शेयरिंग नहीं है। और इसमें वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ही कहती है कि आईफॉर्म ईफॉर्म की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन वीबॉक आपसे आईफॉर्म और ईफॉर्म मांगता है। ठीक है। तो कुछ इश्यूज की वजह से फिर वीबॉक को एक कस्टम की तरफ सिर्फ उसको मखसूस कर दिया गया, उसका जो स्कोप है उसको लिमिटेड कर दिया गया, और एक नई अथॉरिटी, एक नई कंपनी बनाएगी पाकिस्तान सिंगल विंडो कंपनी के नाम से, जो कि ये सारा रोल अप परफॉर्म कर रही है। ये सारा वीबॉक वाला पार्ट था जो कि उस टाइम पर एफबीआर वालों की तरफ से प्रेजेंट किया जाता था कि हमारा ये नेशनल सिंगल विंडो होगा। ये इसका स्कोप है। हाँ, कुछ फीचर्ड नेशनल सिंगल विंडो वाले इसमें मौजूद हैं, जैसे पेपरलेस सिस्टम है, तो वीबॉक काफी हद तक पेपरलेस सिस्टम है, लेकिन सिर्फ कस्टम की हद तक। जब हम नॉन कस्टम अथॉरिटीज की बात करते हैं तो उसमें फिर हमें पेपर या फिजिकल डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होती है। इसमें जो एयरलाइंस हैं और शिपिंग लाइंस हैं वो ऑनलाइन मैन्युफैक्चरिंग करती हैं। तो शिपिंग लाइंस और एयरलाइन की तरफ से एक डॉक्यूमेंट कस्टम को प्रेजेंट किया जाता है।
अथॉरिटी को, पोर्ट अथॉरिटी को और टर्मिनल वालों को शेयर किया जाता है, जिसमें इंपोर्ट होने वाली और एक्सपोर्ट होने वाली कंसाइनमेंट की सारी इन्फॉर्मेशन, पार्टीज के नाम, उनका कार्गो वेट, कंटेनर्स, ईच एंड एवरीथिंग मेंशन होती है। तो ये पहले फिजिकल डेटा शेयर होता था, फिर ये ऑनलाइन कर दिया गया और ये ऑनलाइन वीबॉक के थ्रू कस्टम अथॉरिटी को शेयर होता है और कस्टम अथॉरिटीज की मदद से, वीबॉक की मदद से यूजर को मिल रहा होता है। मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरी कंसाइनमेंट जो इंपोर्ट हुई है, जो मेरा कंटेनर इंपोर्ट होके लैंड हुआ है, वो क्लियरेंस के लिए अवेलेबल है या नहीं है? ये कैसे पता चलता है? तो पहले ये होता था, क्लीनिंग एजेंट को फिजिकली जाना पड़ता था पोर्ट पर, वो खुद या उसका रिप्रेजेंटेटिव या आपकी कंपनी जो है वो जाके पोर्ट से चेक करती थी कि आपका कंसाइनमेंट जो है वो अवेलेबल है। ऑफलोड तो हो गई, लेकिन क्या वो क्लियरेंस के लिए अवेलेबल है या नहीं है? तो क्लियरेंस के लिए अवेलेबल होने के पीछे एक नंबर है जो कि एलोकेट किया जाता है, उसको हम कहते हैं इंपोर्ट के लिए आईजीएम, इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट। ये वो नंबर है जो कि सीक्वेंस डिटरमिन करता है आपकी कंसाइनमेंट की क्लियरेंस का, जो ऑफलोड हुई है वेसल से या एयरप्लेन से। ये सिस्टम भी ऑनलाइन जीडी, ये इस पे वीबॉक पे अवेलेबल है, तो आपको किसी क्लियरिंग एजेंट से पूछने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली अपना वीबॉक लॉगिन करें, जीडी का फॉर्म क्रिएट करें और जीडी में जाके आप चेक कर लें बीएल नंबर एंटर करके। जब आप बीएल नंबर एंटर करते हैं तो आपको आइडिया हो जाता है कि आपकी कंसाइनमेंट जो है उसका आईजीएम नंबर अपडेट हुआ है। और अगर अपडेट हो गया तो फिर आप जीडी प्रोसेस कर सकते हैं, आप इंपोर्ट का आगे क्लियरेंस का प्रोसेस लेकर जा सकते हैं। तो ये है। फिर दिन के किसी भी टाइम आप जीडी फाइल कर सकते हैं 24/7। ये पीएसडब्ल्यू में भी है, ऑनलाइन पेमेंट्स है, रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम और ट्रांसपेरेंसी है। रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम को थोड़ा हम डिस्कस कर लेते हैं, मेरा ख्याल अगली स्लाइड भी इस पे ही होगी। यस। रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम ये है कि पहले हमें क्लिनिक एजेंट की तरफ से कॉल आ जाती थी, जी फलाना इंस्पेक्टर है जिसने कल हमारी असेसमेंट और एग्जामिनेशन करनी है। ठीक है। तो अगर किसी पार्टी की बैड इंटेंशंस होती थी तो वो उसके साथ मिलकर या जैसे भी थे अपने मामला सेटल कर लेते थे। ये अदर वे अराउंड ये है कि असेसमेंट ऑफिसर्स को भी पता होता था कि फलां कंपनी की कंसाइनमेंट मेरे पास आ रही है, तो उनको किस तरह से डिस्टर्ब करना है या किस तरह से उनसे अंडर द टेबल मनी डिमांड करनी है। ठीक है। अब इस चीज को खत्म कर दिया गया जब सिस्टम में आईजीएम अपडेट होता है और जीडी फाइल की जाती है। तो ना तो एग्जामिनर को पता होता है कि उसके पास कौन कौन सी कंपनी की शिपमेंट्स आ रही हैं, ना कंपनी को पता होता है कि उसकी कंसाइनमेंट किस एग्जामिनर को मार्क हो रही है। ये सारा सिस्टम ऑनलाइन है और मतलब बहुत कम टाइम के अंदर ये चीज़ें एलोकेट होके फिर ये सारा प्रोसेस होता है। वेल बिफोर ये पता नहीं होता दोनों पार्टीज को, दोनों एंड्स को, कि किसके पास ये सिस्टम भेजेगा। एक काम ये है। दूसरा रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम का ये है कि कंटेनर्स आते हैं, एग्जामिनर उसको इंट्यूटिवली ओपन करते थे, यानी कि देख के कंटेनर को, अच्छा ये कंटेनर खोलना है, इसको जाने देना है। तो ये जो इंट्यूशन है इसमें बाइसनेस इन्वॉल्व होती है। अब ये सिस्टमेटिक हो रही है। सिस्टम देखता है कि जो कंटेनर इंपोर्ट हो रहा है या जो कंटेनर एक्सपोर्ट हो रहा है, इस कंपनी की हिस्ट्री क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है, कितनी दफ़ा इसकी एग्जामिनेशन क्लियर हुई है, कितनी दफ़ा एग्जामिनेशन जो है उस पर ऑब्जेक्शन रेज हुए हैं। उसके हिसाब से हर कंपनी को अलाउ किया जाता है सिस्टम की तरफ से कि इसका कंटेनर मार्क होगा और ये कंटेनर मार्क नहीं होगा। तो इस रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम में ये देख लें, ये एक एस्टिमेट है कि अराउंड 40% इम्पोर्ट की जीडीज वो प्रोसेस होती हैं थ्रू ग्रीन चैनल। और ये वो चैनल है जिसमें एग्जामिनेशन नहीं होती, जिसमें कंटेनर ओपन नहीं होता। ठीक है। दूसरा जो चैनल है वो येलो चैनल है। अराउंड 30% इम्पोर्ट कार्गो ये येलो चैनल से गुजरता है, जिसमें कुछ कार्गो जो है वो ओपन होता है, या सिस्टम बताता है कि अगर 10 ऐसे तमाम इंपोर्टर्स जो बिल्कुल न्यू हैं या जिनका रिकॉर्ड ठीक नहीं है, जिनकी एग्जामिनेशन में कुछ ऑब्जेक्शंस पिछले टाइम में आते रहे हैं, वो रिस्की प्रोफाइल्स हर दफ़ा एग्जामिनेशन मार्क होगी और हर दफ़ा उनके कंटेनर्स ओपन होंगे। इसी तरह एक्सपोर्ट के लिए दोनों तरह। समटाइम होता है कि इम्पोर्टर ने एक ऐसी प्रोडक्ट मंगवाई है जिसके डॉक्यूमेंट डिफरेंट है और प्रोडक्ट डिफरेंट है, तो मिस डिक्लेरेशन का केस बना है, या उसने अंडर इनवॉइसिंग की है, या उसने प्रोडक्ट जितनी उसने क्लेम किया उतनी उस पर इम्पोर्ट नहीं हुई, वट एवर द सिनेरियो। ये भी कहा जा सकता है कि बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट हैं जो कि रिस्की प्रोडक्ट्स हैं और उनकी एग्जामिनेशन मार्क होनी है। जब भी वो इनवॉइस पे रिफ्लेक्ट करेगी, चाहे आपकी प्रोफाइल ठीक है लेकिन प्रोडक्ट रिस्की है, तो वो उसकी एग्जामिनेशन मार्क होगी। यस। ठीक है। और ओरिजिन भी ठीक है। आप बिल्कुल ठीक काम कर रहे हैं, आपकी कोई हिस्ट्री खराब नहीं, लेकिन एक आपने ऐसे कंट्री से इंपोर्ट कर लिया जो कंट्री रिस्की कंट्रीज में आता है, तो वहां से आने वाले हर कंटेनर को खोला जाएगा।
ये आपका चैनल नहीं बताता, ये चैनल जो है वो कस्टम के लिए है, ये यूजर को कहीं नजर नहीं आ रहा होता। हाँ, यूजर के लिए ये एक प्री अप्रूवल हो सकती है। फॉर एग्जांपल आप 10 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन आपको पता है यार हर दफा कहीं कहीं ना कहीं कंटेनर स्टक हो जाता है, लेकिन हम काम ठीक कर रहे हैं, कंटेनर में कभी प्रॉब्लम आई नहीं है, तो आप कस्टम से अलाउ ले लेते हैं कि हमारे हमारा जो चैनल है वो उसको येलो या ग्रीन कर दिया जाए। ठीक है, वो एक प्री अप्रूवल आप ले सकते हैं, लेकिन अगेन अप्रूवल मिलने का मतलब ये शो नहीं होता, लेकिन अप्रूवल मिलने का मतलब ये नहीं होता कि कंटेनर खोला नहीं जाएगा। लेकिन एक सेटिस्फेक्शन होती है कि यार जी, वो कस्टम को भी पता होता है कि इसका ग्रीन चैनल है, और आपको भी पता होता है कि हमारे ये फैसिलिटेशन हमें मिल रही होगी। ये उसी को आगे एक्सप्लेन किया हुआ है कि अगर ग्रीन चैनल में मार्क होती है जीडी, तो वो डायरेक्टली असेसमेंट ऑफिसर से होती है, उसकी वैल्यू आप डिटरमिन करके उसके अगेंस्ट जीडी ड्यूटीज और टैक्सेस पे करते हैं और आप कार्गो रिलीज करवा लेते हैं। येलो में जो है वो आपकी फिजिकल एग्जामिनेशन होगी या फिर उसकी डॉक्यूमेंटेशन की वेरिफिकेशन होती है, असेसमेंट जिसको हम कहते हैं। और रेड चैनल में दोनों एक्टिविटीज होती हैं, असेसमेंट भी होती है और एग्जामिनेशन भी होती है। और एग्जामिनेशन के लिए फिर डिफरेंट तरीके हैं, कहीं पे एक्सरे स्कैनिंग होती है, कहीं पे उसकी ये K9 यूनिट्स के थ्रू उसकी स्निफिंग करवाई जाती है एंड सो ऑन। ये हमारे नेशनल एंट्री एग्जिट पॉइंट्स हैं, जहाँ जहाँ पर वी वॉक इम्प्लीमेंट है, जहाँ जहाँ पर पाकिस्तान सिंगल विंडो काम कर रहा है। तो हमारा ताफ्तान बॉर्डर है, ये तोरखम बॉर्डर है, या इसमें कुछ नए बॉर्डर्स हैं जैसे गुलाम इसाक खान बॉर्डर है, वो मेंशन नहीं है। तो ये वो सारे स्टेशन हैं जिसमें ड्राई पोर्ट्स भी, सी पोर्ट्स भी, एयरपोर्ट्स भी शामिल हैं, और लैंड फ्रंटियर्स भी हैं जहाँ पे वी वॉक और PSW ऑपरेटिव है। ये भी उसी की एग्जाम्पल है। अच्छा, ट्रेड फैसिलिटेशन जिसके ऊपर ये सारा हमारा पाकिस्तान सिंगल विंडो बेस कर रहा है, ये उसके उसके थोड़ा सा उसको ब्रीफ किया हुआ है। तो WTO के मुताबिक जो है हाई इनकम कंट्रीज, ये रिसर्च डेटा है जिसके मुताबिक हाई इनकम कंट्रीज में जो ट्रेड की कॉस्ट है ना, वो प्रोडक्ट की कॉस्ट का अराउंड 134% है, जिसमें ड्यूटीज और टैक्सेस शामिल है। लेकिन अंडर डेवलप और डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर ये कॉस्ट उससे तकरीबन डबल हो जाती है, और तकरीबन 219% तक या 220% तक की कॉस्ट चली जाती है। ठीक है, अगर आपकी 100 रुपीज़ की चीज़ है तो वो ट्रेड की कॉस्ट की वजह से वो आपको पड़ती है अराउंड 220 तक। तो ये फर्क क्यों है? ये फर्क फैसिलिटेशन की वजह से है। जो डेवलप कंट्रीज है वहाँ पे ऑनलाइन सिस्टम्स हैं, जैसे यूरोपियन कमीशन का वन सिस्टम है ना, EU के नाम से। तो उस सिस्टम से आपकी बहुत सारी कॉस्ट, बहुत सारे जो डेटा मूवमेंट है वो कम हो जाती है, टाइम भी सेव हो जाता है। टाइम भी इनफैक्ट मनी है, तो उसकी भी कॉस्टिंग इसमें शामिल होती है। फिर यूजर्स को पता नहीं होता कि सर्टेन ओरिजिन से इंपोर्ट करने पर ड्यूटीज कम है, ड्यूटीज में एग्जाम्पशन है, तो उस लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से या ऑनलाइन सिस्टम अवेलेबल ना होने की वजह से वो ड्यूटी ज्यादा पे कर रहे होते हैं, जबकि एक्चुअली उनकी ड्यूटीज कम बनती हैं, या एग्रीमेंट्स की वजह से ड्यूटीज शॉर्ट होती हैं। तो ट्रेड फैसिलिटेशन एफर्ट्स कैन स्लैश द कॉस्ट एंड टाइम एंड सिंप्लीफाई द पेपर वर्क एंड ऑल्सो मॉडर्नाइजिंग द प्रोसीजर्स एंड हार्मोनाइजिंग कस्टम रिक्वायरमेंट्स। होता अभी भी शायद पाकिस्तान में कहीं ना कहीं होता हो, लोग कहते क्या है कि कराची में कंटेनर उतरा है, लेकिन उसको ला के इस्लामाबाद ड्राई पोर्ट में क्लियर करवाते हैं। कॉस्ट तो पड़ रही है, लेकिन उनको पता है कि यार वहां से क्लियर करवाएंगे तो शायद कोई हमें बेनिफिट मिल जाए। तो कुछ ऐसे स्टेशंस होते हैं जहां पर क्लियर करवाने पर आपको बेनिफिट्स मिलते हैं, चाहे वो ड्यूटीज में बेनिफिट है या लोएस्ट वैल्यू पर असेसमेंट आप करवा रहे होते हैं, या कोई भी रीजन है। तो ऑनलाइन सिस्टम होने से ये फायदा होगा कि पाकिस्तान या आप किसी भी बॉर्डर से, किसी भी ड्राई पोर्ट से क्लियर करवाएं, आपको ट्रीटमेंट सिंगल ही मिलेगा, ट्रीटमेंट यूनिक होगा, वो सबके लिए सेम होगा। ठीक है, ये इसकी टाइमलाइन है। पाकिस्तान ने ये जो ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट है ना, ये एक्चुअली आप स्टार्ट के लिए 1996 में ये डिस्कशन स्टार्ट हुई थी, और फाइनली वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का ये जो एग्रीमेंट है ये 22 फेब 2017 को लॉन्च हुआ था, और पाकिस्तान ने भी इसको साइन किया था। पाकिस्तान ने इसको साइन किया था अराउंड इसको रेड 2015 में, और इंडिया ने इसको 2016 में साइन किया था। ठीक है, ये इसकी प्री एक्नॉलेजमेंट स्टार्ट हो गई थी, और एक्चुअली ये रोल आउट हुआ है फेब 2017 में। टी ब्रेक कर लें? ठीक, आप लोग टी कर लें, फिर मैं यहाँ से कंटिन्यू